हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल 2026 ऑफलाइन मॉक टेस्ट किट। ये जो आपकी किट है वो आपको बिल्कुल असली परीक्षा जैसा अनुभव कराएगी। और ये आपकी जो आपका 21 मई को पेपर होने जा रहा है उसके लिए ये मॉक टेस्ट आपका बहुत ही हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेखपाल से संबंधित और भी वीडियो और भी मॉक टेस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपके 10 मॉक टेस्ट हैं जिसमें आपके 3 हो चुके हैं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। और आज जो हम करेंगे वो है आपका चौथा मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ये है आपका प्रैक्टिस सेट चौथा। इसमें जो आपका सिलेबस है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान और भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्राम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन और सामान्य हिंदी। तो इसमें आपकी एक तरफ है इंग्लिश लैंग्वेज में और दूसरी तरफ है भाषा हिंदी। तो हम जो सॉल्व करेंगे वो हिंदी भाषा में करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः किस में पाई जाती हैं? भगवत गीता, कुरान, बोधिसत्व, सुत्त पिटक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वह सुत्त पिटक। बुद्ध की शिक्षाएं कथाओं से पूर्व रचित की गई हैं जो मुख्यतः सुत्त पिटक में पाई जाती हैं। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म में पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं उपदेश संग्रहित हैं। और सुत्त पिटक में 5 निकाय हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोविंद धोंदू पंत, जिन्हें नाना साहिब के नाम से जाना जाता है और 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे, ये किसके दत्तक और उत्तराधिकारी थे? तो ये जो थे वो आपके पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक और उत्तराधिकारी थे। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। जून 1857 में नाना साहिब ने कानपुर से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और इनका जन्म 1824 में उत्तर प्रदेश के बिठूर कानपुर में हुआ था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सुधारकों द्वारा आरंभ किए गए सीधे आक्रमण से प्रभावित होकर निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के उन्मूलन का नेतृत्व किया था? तो सती प्रथा के उन्मूलन का जो नेतृत्व किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कानून बनाकर सती प्रथा को खत्म कर दिया था। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध गदर पार्टी से नहीं था? उधम सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल, रास बिहारी बोस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो नहीं था वो आपका उधम सिंह का नहीं था। ए ऑप्शन सही है। 25 जून गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई। और गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो अध्यक्ष सुवर्ण सिंह भाकना थे। और गदर पार्टी के महान नेताओं में सुवर्ण सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल सिंह आदि ने कार्य किए। उसने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवा का पिता कौन है? तो भारत में जो सिविल सेवा के पिता हैं वो है चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसको कहा जाता है। और भारत में इन्होंने सिविल सेवा में सुधार और आधुनिकीकरण में योगदान देने के कारण इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित धारा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो धारा ली गई है वो दक्षिण अफ्रीका का संविधान से ली गई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो इसमें जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन होता है। और ये आपका अनुच्छेद 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। 23 के अंतर्गत मानव व्यापार का प्रतिषेध तथा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से मना है क्योंकि यह बालकों के शोषण से संबंधित है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम पेशा 1996 अधिनियम अधिसूचित किए हैं? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और मिजोरम। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ए, बी और सी, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, लेकिन आपका मिजोरम नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों को किसके नाम से जाना जाता है? तो इनको जो जाना जाता है वो पब्लिक पर्स के संरक्षक के नाम से जाना जाता है, और यह सार्वजनिक धन का संरक्षक है और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। और इनका भारतीय संविधान में जो इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 148 से 151 है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी वो राजकुमारी अमृता कौर थी। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू सरकार में 1947 में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला, बाद में 1964 तक राज्यसभा सदस्य रहीं। और राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1989 को उत्तर प्रदेश के नवाबी शहर लखनऊ में हुआ था। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट की पट्टी जिस नाम से जानी जाती है वह है मालाबार, कोंकण, कोरोमंडल, सह्याद्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिस नाम से जानी जाती है वो आपकी कोंकण नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि पद्धति निम्नलिखित में से कहाँ होती है? तो झूम कृषि पद्धति होती है वो आपकी मणिपुर में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगरीय शहर की जनसंख्या आमतौर पर कितने से अधिक होती है? तो जो महानगर होते हैं उनकी जनसंख्या कितनी हो तब उन्हें महानगर बोला जाता है? तो 10 लाख से अधिक होती है तब उन्हें महानगर कहा जाता है। और भारत में महानगर इंदौर, पणजी, दिल्ली तथा कोलकाता जैसे शहर महानगर की श्रेणी में शामिल हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 53 महानगर हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु की एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, यह क्या कहलाता है? तो ये आपका तापीय प्रतिलोमता कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहा जाता है? शिमला, रोम, वेनिस, ऊटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका रोम को कहा जाता है। इटली की राजधानी रोम को सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहा जाता है, और जबकि श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जानते हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त होता है? तो ये जो प्रयुक्त होता है वो है आप, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। SWIFT यानी कि स्विफ्ट, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये प्रयुक्त होता है। स्विफ्ट एक विशाल मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा धन हस्तांतरण निर्देशों जैसी जानकारी को त्वरित, सटीक और सुरक्षित रूप से भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे विशाल मसाले का थोक बाजार कहाँ पर अवस्थित है? तो सबसे ज़्यादा जो मसाला है वो आपका दिल्ली में थोक बाजार है। एशिया का सबसे विशाल मसाले का थोक बाजार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक प्रवाह का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो आर्थिक प्रवाह का उदाहरण नहीं है वो कोयला खदान आर्थिक प्रवाह का उदाहरण नहीं है। आर्थिक प्रवाह बुनियादी ढांचे में पूंजी निवेश है जो औद्योगिक विकास और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि आय किस विधि द्वारा आकलित की जाती है? तो कृषि आय है वो आपकी निर्गत विधि द्वारा आकलित की जाती है। भारत में कृषि आय की गणना आउटपुट विधि यानी कि निर्गत विधि द्वारा की जाती है। निर्गत विधि किसी देश के राष्ट्रीय उत्पादन या आय का अनुमान लगाने का सबसे सही तरीका है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में भोजन गर्म करने की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो ये प्रक्रिया है वो ऊष्मा अवशोषण द्वारा अणुओं का कंपन पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन किस संस्था ने विकसित की है? तो ये जो संस्था ने विकसित की है वो है आपका भारत बायोटेक। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम द्विअनुपयोगी तकनीकों को बढ़ावा देता है। भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम द्विअनुपयोगी तकनीकों को बढ़ा देता है। तो ये जो बढ़ा देता है, हाँ बढ़ा देता है, हाँ रक्षा और नागरिक क्षेत्र दोनों में बढ़ा देता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी मिसाइल किस प्रकार की है? सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, एंटीटेक। तो ये सरफेस टू सरफेस है। ए ऑप्शन सही है, सतह से सतह। अगला क्वेश्चन है, नैनो रोबोट का संभावित उपयोग किस क्षेत्र में है? तो नैनो रोबोट का जो संभावित उपयोग है वो आपका चिकित्सा, अंतरिक्ष और रक्षा तीनों में है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ये आपके करंट के क्वेश्चन है। तो ये जो बनी है वो आपकी नंदिनी चक्रवर्ती बनी है। ए ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2026 को नंदिनी चक्रवर्ती ने बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये जो शुरुआत है वो ग्रेटर नोएडा में हुई है। ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य असम बन गया है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये जिस उपलक्ष्य में मनाया जाता है वो महमूद गजनवी का आक्रमण इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और महमूद गजनवी द्वारा किए गए पहले हमले जो 1025 से 26 के 1000 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 8 से 11 जनवरी के बीच गुजरात में ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल को सागर द्वीप से जोड़ने के लिए किस पुल की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो आधारशिला रखी गई है वो गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है। और ये जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। उन्होंने बंगाल को गंगा सागर द्वीप से जोड़ने के लिए ये गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन विलेज पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं AC दुबे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? तो ये जो योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रारंभ किया गया था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2003 में की गई थी। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न चरों में कार्यकारण संबंधों वाली उपकल्पनाओं के परीक्षण संबंधित अनुसंधान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रायोगिक अनुसंधान। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो ई स्वास्थ्य पहल है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? इसका जो सही क्रम है वो सूर्य से प्रकाश, उसके बाद उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी और फिर मांसाहारी। ये डी वाला इसका सही क्रम सही है। तो ए डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है,
आदर्श पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित प्रजातियों की आबादी में वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है? तो वृद्धि की जो क्षमता है वो आपकी जैविक क्षमता कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किसके अंतर्गत स्थापित किए जाते हैं? तो ये जो स्थापित किए जाते हैं वो आपके वन्यजीव सुरक्षा एक्ट 1972 के अंतर्गत किए जाते हैं। और राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र हैं जो सरकार द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जलवायु परिवर्तन पर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा का आवधिक मूल्यांकन कौन सा संगठन करता है? तो ये जो करता है वो आपका आईपीसीसी करता है, यानी कि इंट्रो गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। ये आईपीसीसी करता है। और आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसमें 195 सदस्य होते हैं और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन परत पाई जाती है? तो वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, यानी कि आपके समताप मंडल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई? धारवाड़, जुरेसिक, प्लेस्टोसीन और ह्यूमन। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो हुई थी वो आपकी धारवाड़ में हुई थी। धारवाड़ युग में भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया धारवाड़ में हुई। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। वर्तमान में बैरनदीप यानी कि बंगाल की खाड़ी में ज्वालामुखी में क्रिया देखने को मिलती है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका कार्य है आपदा प्रबंधन नीतियां बनाना। यह भारत में आपदा प्रबंधन से संबंधित सर्वोच्च नीति निर्धारण संस्था है। इसका विजन एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी, कुशल और सतत विकास रणनीति में जिसमें सभी पक्षकार शामिल हों और निवारण, तैयारी और समन की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? यानी कि एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? तो ये आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एनईसी किसकी कार्यकारी समिति है? तो एनईसी एनडीएमए की कार्यकारी समिति है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और इसे एनडीएमए में कार्यों में इसकी सहायता करने तथा साथ ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो ये जो दुष्प्रभावित हुआ था वो आपका सी था, कोरोमंडल तट। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब है आपके 46 से 50 तक आपका ग्राफ है। ये मैथ के क्वेश्चन है आपके 10 जो आपके ग्राफ से संबंधित पूछे जाते हैं। तो ये आपका ग्राफ है, इसके क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है, यदि अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है और दुकानदार 35% छूट देकर 25% अर्जित करना चाहता है तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका अंकित मूल्य निकलेगा 800 रुपये। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दुकानदार ने ग्राहक को 2 शर्ट, 3 चश्मे, 2 पैंट और 1 किताब बेची। उसका अनुमानित औसत लाभ क्या है? तो उसका अनुमानित जो औसत लाभ है वो आपका 47.75 रुपये है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्नेहा ने 1 शर्ट, 2 बैग और 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% अतिरिक्त छूट दी। दुकानदार का अनुमानित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका जो अनुमानित कुल लाभ होगा वो आप 65.9 होगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये जो है वो आपका 56.59% अधिक है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात क्या है? तो इसका जो अनुपात है वो 91 अनुपात 57 है। ए ऑप्शन सही है।
अब आपका दूसरा ग्राफ है 51 से 55 क्वेश्चन तक, ये आपका ग्राफ है, इसका क्वेश्चन है। यदि सूट का छूट परसेंट और लाभ परसेंट समान है तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सूट का जो अनुमानित अंकित मूल्य होगा वो 3,478 रुपये होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, टी शर्ट पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट का अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुमानित लागत मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें जो आपका होगा वो 2,248 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात करें। तो इसकी जो छूट परसेंट होगी वो आपकी 1.32% होगी। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका जो होगा वो आपका 18.27% होगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपका मैथ का ये लास्ट क्वेश्चन है, सूट का लागत सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है। तो ये जो है कितना प्रतिशत कम है, तो ये 20% कम है। बी ऑप्शन सही है। अब है आपके हिंदी के प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं। तो इसमें जो आपका मूर्धन्य व्यंजन है वो आपका ड और ढ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थी सत्यार्थी शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सत्यार्थी शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो आपका इसमें से एक भी सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो आपका सत्य प्लस अर्थी होगा, और सत्य प्लस अर्थी किसी में है नहीं है, इसमें है वो आपका सत्य प्लस आर्थी है। तो इसमें एक भी नहीं होगा, सत्य प्लस अर्थी होता है। ई ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अहिंसा शब्द में जो उपसर्ग है वो आपका अ उपसर्ग है, अ प्लस हिंसा, तो अ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो आपका आँख है। आँख शब्द तद्भव है, और जिसका इसका आँख का जो तत्सम होता है वो अर्क होता है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ये जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है वो आपका मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें हुआ है, मैं आया है, तो ये सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। तो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि होता है। नेक्स्ट है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो आपका उज्जवल, ये आपका गलत लिखा है, उज्जवल ऐसे नहीं लिखा जाता। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है। तो इसका जो काल है वो हेतुमत भूतकाल है। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है। तो शासकीय पत्र में जो पत्र संख्या के नीचे लिखा जाता है वो प्रेषक पदाधिकारी का नाम और पदनाम लिखा जाता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो इसका जो अर्थ दर्शाता है वो बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, जो आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर से संबंधित लेखपाल में। तो इसमें है, डेटा का बैकअप न होने का संभावित परिणाम क्या होगा। तो इसका संभावित परिणाम होगा डेटा की हानि होगी। डी ऑप्शन सर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वेब प्रौद्योगिकियों को उनके विवरण के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें HTML ये है आपका वेब पेजों पर कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है, ए का थर्ड होगा। अब है आपका CSS,
ये वेब पेजों को स्टाइल करता है। इसका दूसरा होगा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेब पेजों में इंटरएक्टिविटी को जोड़ता है। और एसक्यूएल डेटाबेस प्रबंधित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी ऑप्शन सही है। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो भौतिक मेमोरी को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है? ऑप्शन है पेजिंग, स्पूलिंग, थ्रेसिंग और डीफ्रैगमेंटेशन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका पेजिंग। पेजिंग एक मेमोरी प्रबंधन तकनीकी है जो भौतिक मेमोरी को बढ़ाने के लिए हार्ड ड्राइव के एक हिस्से को वर्चुअल मेमोरी के रूप में उपयोग करती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, एक पेशेवर बोर्ड गेम जियो खिलाड़ी को हराने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। तो इसका जो नाम है वो है आपका अल्फागो। और इसे 2016 में अल्फागो ने दक्षिण कोरिया के ली सेडोल में 4-1 से हराकर इतिहास रचा था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? आपका कंप्यूटर से संबंधित आउटपुट और इनपुट से एक क्वेश्चन आपका आता ही है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन हैं। तो आपके आउटपुट और इनपुट से क्वेश्चन आते ही हैं, इसको आप देख कर जाएं। तो कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो माउस है वो आपका इनपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन सही है। अगला है, दृश्य रूप से जानकारी देखने के लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस आवश्यक है? स्पीकर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर। तो इसमें जो है वो आपकी मॉनिटर है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो एटीएम का जो अर्थ होता है वो आपका होता है, वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप मुख्य अंतर क्या है? इसमें क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है, एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजेंटल लुकअप की अनुमति देता है। एक्स लुकअप रिवर्स और हॉरिजेंटल लुकअप की अनुमति देता है। ए ऑप्शन आपका सही है। और आपका जो वी लुकअप है वो केवल बाएं से दाएं खोज कर सकता है, जबकि एक्स लुकअप है वो किसी भी दिशा में खोज कर सकता है। वी लुकअप केवल वर्टिकल कॉलम्स में खोजा जाता है, जबकि एक्स लुकअप वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह के डेटा में काम करता है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल हेडर में निम्नलिखित में से कौन से फील्ड शामिल हैं? तो इसमें जो फील्ड शामिल हैं वो आपके टू सीसी और आपका बीसीसी, ये 3 शामिल हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि सेव इसके अंतर्गत नहीं है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर कैसे अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं? तो ये जो पैटर्न बनाते हैं वो आसन्न बिंदुओं को ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करके उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर अधिक सहज पैटर्न बना देते हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एमएस वर्ल्ड में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? मेल मर्ज, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका मेल मर्ज। ए ऑप्शन करेक्ट है। एफएटी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फाइल आवंटन तालिका, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक डिजिटल वित्त शब्द कॉलम ए को उसके प्राथमिक कार्य यानी कि कॉलम बी से मिलाइए। तो इसमें जो मिलाएंगे वो आपका डिजिटल वॉलेट। तो जो आपका पहला था डिजिटल वॉलेट वो आपका डिजिटल मुद्रा भंडारण और लेन देन की सुविधा के सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये एक का है। दूसरा है आपका, अगला है ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन के क्या है? तो ब्लॉकचेन आपका पहले वाला था, सुरक्षित डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला है आपका पेमेंट गेटवे।
ये आपका ऑनलाइन भुगतान सुरक्षित रूप से संसाधित करने के लिए इंटरफेस है। और अगला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये है आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है? शर्तें पूरी होने पर अनुबंध निष्पादन को स्वचालित करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन जीरो ट्रस्ट सुरक्षा मॉडल के मूल सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वो उपयोगकर्ता के स्थान की परवाह किए बिना प्रत्येक एक्सेस अनुरोध को लगातार वेरीफाई करना, ये अच्छा वर्णन करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो उसे ह्यूमनॉइड्स कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिसे मानव शरीर की नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ह्यूमनॉइड रोबोट का सफल नियंत्रण एक आसान काम नहीं है, क्योंकि रोबोट का गतिशील मॉडल जटिल है और कई आंतरिक और बाहरी गड़बड़ियों की उपस्थिति रोबोट की क्षमताओं को बहुत प्रभावित कर सकती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके 20 क्वेश्चन यूपी जीके से संबंधित, उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो इसमें क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो वो है आपका NH2। NH2 सबसे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 752 किलोमीटर है और ये दिल्ली से कोलकाता तक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आपका जो ये समसपुर है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका उत्तर प्रदेश रायबरेली में स्थित है। आपका इसमें ए ऑप्शन ही सही है, समसपुर, ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पशु है वो दलदली हिरण है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? तो कानपुर जिले में जो बैराज स्थित है वो लवकुश बैराज स्थित है और इसका निर्माण 2006 में पूर्ण हुआ था और ये गंगा नदी पर है। और कानपुर जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने जीवनदायिनी एवं गंगा के तट पर बैराज बनाकर जल निगम को 36 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया गया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अधीन अवध पर कब्जा करने के फलस्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कौशल विकास पहल का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्राथमिक उद्देश्य है इसका 14 वर्ष से 35 वर्ष की आयु वर्ग के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस पात्र से हुआ है? तो मंदोदरी का जो विवाह हुआ था वो रावण से हुआ था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका प्राथमिक फोकस है बिक्री या वस्तु विनिमय के लिए पशुधन के साथ पशु मेला। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कितने राज्यों के साथ? तो आपके 8 राज्य आएंगे। वैसे आपके टोटल 9 राज्य हैं, क्योंकि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो इसमें आपका केंद्र शासित प्रदेश पूछा नहीं है, केवल राज्य पूछे हैं, तो आपके 8 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो घड़ियाल के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है? घाघरा, यमुना, गंगा और बेतवा। तो ये जो नदी है वो आपकी गंगा करती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है? तो ये आपका धारा 35 से 40 है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 35 से 40 तक में नगर निगम के लिए मतदाता सूची को तैयार करने का प्रावधान है। इन धाराओं में मतदाता सूची बनाने, प्रकाशित करने और उनका पुनर्परीक्षण करने से प्रावधान किए गए हैं। तो इसमें आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में प्रसिद्ध कोकिला वन मंदिर स्थित है? मथुरा, मेरठ, वाराणसी, चित्रकूट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका स्थित है कि कहाँ स्थित है, तो वो आपका मथुरा में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। कोकिला वन मंदिर मथुरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोई आपका कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 16वीं शताब्दी के अंत में मिर्जापुर भदोई क्षेत्र में तत्कालीन बुनाई शुरू हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का उनके संगत शासकों से मिलान करें। कथन और शासक। चौथी बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में? तो वो आपके कनिष्क के। बी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो वो आपका श्रीगुप्त है। भारत का नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। फायन ने भारत का दौरा कब किया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन, तो वो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ये जो हिस्सा है वो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी है? कडप्पा पत्थर, सोप स्टोन, संगमरमर, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, यूपीएसडब्ल्यूसी की शासकीय संरचना क्या है? तो इसकी जो शासकीय संरचना है, और यूपीएसडब्ल्यूसी उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम है और ये केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये आपका 2018 में किया गया था। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, और आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इसमें जो मिलान करेंगे, एक तरफ है संस्थान और दूसरी तरफ है जिला। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, ये कहाँ है? तो ये कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। अगला है भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय, ये आपका लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये आपका प्रयागराज में है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसे 2002 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा मिला था। और नेक्स्ट है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका बरेली में है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका ए ऑप्शन ही सही है। ए ऑप्शन ही सही है। ये आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आज का मॉक टेस्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। ये मॉक टेस्ट आपकी 21 मई को होने वाली आपकी यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।